हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। ज्ञान IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बेसिकली KVS TGT 2018 का एग्ज़ाम जो है उसके लिए काफ़ी मेरे को बोला जा रहा था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स कराऊँ एक बार कंप्लीट। तो आज से 4 दिन आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें पार्ट 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से जो है हम KVS TGT एग्ज़ाम 2018 का जो भी था उसका पेडागोजी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। पार्ट में कराने का मतलब यही है क्योंकि अगर मैं चारों पार्ट एक साथ कराऊंगी, पूरे 40 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगी तो मैं पता नहीं 2 घंटे की वीडियो बना दूंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, 10-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वही बेटर है। सो आज के पार्ट 1 में जो है हम इस एग्जाम के पहले 10 क्वेश्चन ले रहे हैं। KVS TGT 2018 का जो एग्जाम था, जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम है TGTs के लिए, तो उसके पेडागोजी सेक्शन के पहले 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लूंगी। उसके बाद हम धीरे धीरे 40 को कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बिल्कुल फुल दूंगी, तो क्वेश्चन से आपके 2-4 कंसेप्ट और क्लियर हो सकते हैं। वो मतलब डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सीरियसली पढ़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हेन ए टीचर सेट्स ए टास्क दैट इज अबव द स्टूडेंट्स करंट एबिलिटी लेवल, शी इज लाइकली टू। वो कह रही है कि एक टीचर जब एक टास्क सेट करती है, कोई भी टास्क दे रही है जो बच्चों के करंट एबिलिटी लेवल से ऊपर का है, तो वो बेसिकली टीचर कर क्या रही है ये आपको बताना है। जब अध्यापक कोई ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर से ऊपर का हो, तो ये क्या संभावना होती है इसमें। बेसिकली आपको संभावना बतानी है कि क्या सोच के साथ या किस तरह की चीज है वो। रिपीट द सेम कंटेंट इन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब उसी विषय वस्तु को कई बार दोहराना पड़ सकता है, रिपीट करती है या फिर रिपीट कर रही है उसी विषय वस्तु को। क्रिएट ए कम्युनिकेशन बैरियर, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर रही है। जनरेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग चिल्ड्रन, या फिर उनमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन लाना चाह रही है, या फिर नॉइज का इफेक्ट कम करना चाह रही है। तो क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर है क्या कि क्योंकि टास्क जो है थोड़ा सा, मतलब ये नहीं क्लियर है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या ज्यादा डिफिकल्ट है, बस हमें ये पता है कि बच्चे का लेवल ये है तो इससे अप जा रहा है मामला। अब जैसे कि ZPD में हम देखते हैं कि जो बच्चे का करंट लेवल होता है, अगर उससे तो हमें थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं हम थ्रू ZPD, ये हम सब जानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मानकर चलेंगे कि करंट एबिलिटी से ज्यादा लेवल का कुछ चीज दे रही है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनमें इंटरेस्ट और मोटिवेशन बढ़ाना चाह रही है। थोड़ा चैलेंज करेगा टास्क तो बच्चे जो है थोड़े मोटिवेट होंगे, थोड़े इंटरेस्टेड होंगे उस चीज को करने में। अगर आप डेली रूटीन का कंटेंट दे रहे हैं वो तो सेम लेवल का हो गया ना, सेम चीज होगी, तो रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है क्योंकि नया टास्क दिया जो करंट एबिलिटी से थोड़ा ऊपर है। कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा, नॉइज का इफेक्ट कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कि देखिए जब भी हम टास्क देते हैं ना, हम कहते हैं ना बच्चों को थोड़े से चैलेंजिंग टास्क देने चाहिए जो थोड़े से लेवल से ऊपर हो। अगर आप सेम लेवल के लगातार वही चीज परोसे जाओगे तो वो थोड़ी सी मैकेनिकल हो जाती है, बोरिंग होने लग जाती है। अब आपको बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना है। आपने एक ऐसी पहेली दे दी जो बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रही है, आपने ऐसी एक्टिविटी दे दी जिसमें बच्चों को बहुत सोचना पड़ रहा है, अरे ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो थोड़ा ऊपर जा रहा है मामला। तो मतलब वही वाली चीजें जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करती हैं और मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ाती हैं। यहां पर हम ये नहीं करेंगे कि लेवल आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं, लेवल को थोड़ा कम रखना है, लेकिन करंट एबिलिटीज लेवल से थोड़ा बढ़ा देना है कि जो वो एक्चुअल में भी कर सकता है ना, उससे थोड़ा सा अप ले लिया हमने। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इनमें से कौन सी बेटर स्ट्रेटेजी होगी जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, यानी कि जो हम CWSN बोलते हैं ना, स्पेशल नीड वाले बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सी बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज आप 40 बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने कोशिश की कि कम से कम 35 तो इन्वॉल्व हो। तो ये क्या किया आपने, ये बेसिकली आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पर कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ, कि जितना आप चाहते हैं उतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हो, वो वाली बात है, सभी बच्चों की बात नहीं की गई है। डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, या फिर टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, बच्चों को भी साथ में ले रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग करानी है, या फिर एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे आप टीचिंग के लिए। तो देखिए एक एक ऑप्शन को आप समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर को पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करें। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि आपको जो है सभी बच्चों को इंक्लूड करना है, यानी कि आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स पर जो है स्पेशल ध्यान रखते हुए उनको भी पूरी क्लास में इन्वॉल्व करना है। तो मैक्सिमम से काम नहीं चलेगा, सभी को पार्टिसिपेट करवाना जरूरी है। तो ये नहीं हो सकता। अब टीचर अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कुछ बच्चों के साथ मिलकर, तो वहां पर कुछ बच्चे फिर भी पैसिव बैठे रहेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो, जो डेमोन्स्ट्रेट
डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो ये भी नहीं हो पाएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आती है ना, तो उसका मेन टारगेट यही था कि आप जो ये स्पेशल बच्चे हैं इनको मेन उसमें लेके आइए स्कूल में, और उन्हीं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाइए जो पढ़ते हैं। मतलब स्पेशल स्कूल से निकालो यार इनको और इनको इसी स्कूल्स में लेके आओ, क्योंकि स्पेशल स्कूल में सिर्फ ये अपने जैसे बच्चों से मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में इनको डील तो सभी लोगों से करनी है ना, तो कैसे करेंगे? तो सारे बच्चों के साथ पढ़ाओगे आप, उनमें कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज आएंगी, पीयर ट्यूटरिंग होगी, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, सेंसिटाइज होंगे एक दूसरे के प्रति, तो ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एबिलिटी ग्रुपिंग हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? क्षमता समूह बना देना। जो बच्चा A+ वाला है, जो बच्चा B वाला है, इनको अलग कर दो, A+ वालों को एक साथ मिला दो, B वालों को एक साथ, D वालों को एक साथ, C वालों को एक साथ। तो इससे क्या होगा? इससे ये A+ वाले तो अपनी उसमें रहेंगे, B वाले जो एक दूसरे से क्या सीखेंगे, वही तो एक ही लेवल के हैं। तो हम कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए क्लास में कि आप मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग करो। आप एबिलिटी नहीं, मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग करो, यानी कि मिक्स कर दो इन सारे ग्रेड्स वाले बच्चों को। तो ये भी यहाँ पर सिर्फ एबिलिटी लिखा है, तो इसलिए ये भी ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है people's beliefs about their capabilities to produce designated level of performance that exercise influence over events that affect their lives are known by the term। तो देखो, जो लोगों का विश्वास है, लोगों का प्रदर्शन का निर्देश स्तर उत्पन्न करने की, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास करना, जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं। मतलब अपनी क्षमताओं पर आप कितना विश्वास करते हैं, जिनसे बेसिकली आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होंगे उन पर अफेक्ट पड़ेगा। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, ये पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर टर्म्स जो है वो सारी थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले सेल्फ कंसेप्ट से लेते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। देखो, सेल्फ कंसेप्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज, किसी भी इंसान व्यक्ति की नॉलेज और उसका बिलीफ सिस्टम, उसके अपने बारे में कि मेरे आइडियाज क्या हैं, मेरी फीलिंग्स क्या हैं, मेरे एटीट्यूड्स क्या हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं किसी से, ये सेल्फ कंसेप्ट होता है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात हो रही है। उसके बाद आता है सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ तो है कि आप अपने बारे में कितना सम्मान करते हैं, अपना कितना सम्मान करते हैं, आत्मसम्मान वाली बात आती जाती है यहाँ पर। ठीक है, और सेल्फ एस्टीम की जहां तक वैल्यू है, इसका मतलब है द वैल्यू ईच ऑफ अस प्लेसेस ऑन आवर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज और बिहेवियर। मतलब जो वैल्यू हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक की करते हैं, अपनी एबिलिटीज की हम कितनी ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्या हम इसको वैल्यू करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरी ये चीज है तो मुझे ठीक है, मुझे अच्छी लगती है, ये मैं कर सकता हूँ, या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, ये आपकी सब सेल्फ एस्टीम होती है। उसके बाद आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिहेवियर, आप अपने बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं, आप उसको कितना वैल्यू देते हैं, ये सेल्फ एस्टीम होती है। लेकिन जब बात आती है सेल्फ एफिकेसी की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्षमता से आपको समझ में आ रहा होगा। एफिकेसी का मतलब क्या होता है बेसिकली, मतलब आपकी एक सेंस होती है अपने बारे में कि आप सिचुएशन से अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। यू आर एबल टू डील इफेक्टिवली विद ए पर्टिकुलर टास्क। आप किसी पर्टिकुलर टास्क में जो है बहुत इफेक्टिवली डील कर सकते हैं उसको। ठीक है, पर्सनल कॉम्पिटेंस के बारे में कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर यही पूछा गया है, पीपल्स बिलीव अबाउट देयर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस डेजिग्नेटेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कब होगी, जब आपको कोई टास्क या कोई कार्य दिया जाएगा। तो बेसिकली पर्सनल कॉम्पिटेंस की भावना यहां पर आ जाती है, ये आपकी सेल्फ एफिकेसी होती है। ठीक है, ये एक सेल्फ एफिकेसी होती है कि आप किसी चीज को परफॉर्म करने में कितने ज्यादा एबल हैं, तो ये सेल्फ एफिकेसी होती है। जबकि ये सारी चीजें अलग हैं, जैसे ये बिलीफ सिस्टम्स पर ज्यादा काम करते हैं, सेल्फ एस्टीम होगा, सेल्फ वर्थ हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया, या फिर कंसेप्ट हो गया। लेकिन सेल्फ एफिकेसी जो है पर्टिकुलर टास्क में वो डूइंग वाली बात आ जाती है कि आपको यहां पर करना ही पड़ेगा कुछ, वो वाली चीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इनसाइट में बी डिफाइंड एज। तो इनसाइट क्या होती है, ए फॉर्म ऑफ इंट्यूशन क्लोजली रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट। मतलब एक इंट्यूशन आती है हमें ना, ए सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या फिर आप सिस्टमैटिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो साइंटिफिक मेथड लगाकर। सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, आपने एकदम से अपने एक्सपीरियंस को रीऑर्गेनाइज कर दिया। ए फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन इन्वॉल्व इन क्रिएटिविटी, या फिर ऐसी इंस्पिरेशन जो क्रिएटिविटी में होती है। देखो भाई, यहां पर ये बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन होगा ही नहीं। उसके बाद आती है ऑप्शन नंबर ए की बात और ऑप्शन नंबर सी की बात कि इनसाइट होती क्या है, अंतर्दृष्टि। इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ी होगी कोलर की,
जिसमें वो चिंपैंजी जो है एकदम से जो है सडनली वो उसके दिमाग में आता है और वो केले एक्वायर कर लेता है। खैर वो एक अलग कहानी है। तो ए फॉर्म ऑफ इंट्यूशन क्लोज रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट, एकदम से जो आपको इंस्टीट्यूशन आती है ना, नजदीकी रूप से संबंधी एक प्रकार का सहज बोध होता है, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस को आप एकदम से रिऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इनसाइट जो होती है ये हमारी इंट्यूशन पर डिपेंड करती है। हमारी इंट्यूशंस हमें क्या कहती हैं, हमें किस तरह का बोध कराती हैं, उस पर डिपेंड करती है हमारी इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि। ये अंदर से आती है, ये एक्सपीरियंस को और सिर्फ रीऑर्गेनाइज करने का काम नहीं है, ये एकदम से इंट्यूशन आती है, अरे हाँ ये तो ऐसे भी हो सकता है, इस तरह की चीजें। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंडिजिनस टीचिंग एड इज नॉट। अब यहां पर क्वेश्चन है कि इंडिजिनस टीचिंग एड, सबसे पहले तो इंडिजिनस का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है देशी। देशी मतलब जो देश में बना हो, जो अपना हो। अगर मैं किसी गांव से हूं तो मेरे गांव में, खुद के गांव में जो है जो चीज बनती है उसको मैं इंडिजिनस बोल सकती हूँ। सपोज मेरे गांव में मक्खन बनता है ना, वो इंडिजिनसली मेड मक्खन हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना इंडिजिनसली मेड ट्रेन्स होती हैं, इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट होते हैं, कि हमारे खुद के देश में निर्मित हुआ हो, खुद के, मतलब जो भी आप जहां पर भी जिस परिवेश में रहते हैं उसी के इमीडिएट एनवायरमेंट के आसपास ही वो चीज बनी हो, तो उसको हम इंडिजिनस बोलते हैं। तो इंडिजिनस टीचिंग एड क्या नहीं होता है ये पूछा है। देखो यहां पर नोट लिखा है, इज नॉट कॉस्टली, मेड ऑफ मटेरियल फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, लोकली डेवलप्ड, रेलिवेंट। अब क्योंकि इंडिजिनस है, देशी है, तो यानी कि ये लोकली डेवलप किया जाता है। अगर आपका एक स्कूल है, स्कूल में ही डेवलप किया गया हो तो वो भी आपका इंडिजिनस टीचिंग एड होगा। लोकली डेवलप्ड हो गया, रेलिवेंट तो होता ही है, क्योंकि हम जो हम कहते हैं ना कि हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड करके हम टीचिंग एड बनाते हैं, तो रेलिवेंट तो होगा ही। अब देखो जो हमारा टीचिंग एड होता है ये कॉस्टली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें होती हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नॉट पूछा है। अब नॉट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। भाई ऐसा है जो दूर के स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित है, तो वो इंडिजिनसली मेड कैसे होगा, है ना। पूरी तरह से निर्मित तो तभी कहलाएगा ना जब हमारे लोकल एरिया में बना हो, जहां पर हम रहते हैं, जहां के आसपास का एरिया है वहीं से वो बना हो, वहीं का मटेरियल यूज हुआ, तभी वो इंडिजिनसली मेड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज टू थॉर्नडाइक्स एज। देखो स्पीयरमैन की थ्योरी है आपकी इंटेलिजेंस की, और थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है। अब दोनों की थ्योरी का रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है दोनों की थ्योरी में, अगर हम ध्यान से देखें या फिर समझे तो देखिए, अगर आप यहां पर सोच रहे हैं कि थॉर्नडाइक की हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो नहीं। थॉर्नडाइक की खुद की एक इंटेलिजेंस की थ्योरी उन्होंने दी है, मतलब थॉर्नडाइक की भी इसको लेकर एक थ्योरी है, और स्पीयरमैन की भी एक थ्योरी थी। अब इन दोनों का रिलेशन क्यों बताया गया है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। स्पीयरमैन ने जो अपना जी फैक्टर और एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस की बात की है, यानी कि सामान्य और विशिष्ट बुद्धि की ये बात करते हैं, तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि जनरल इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जनरल नहीं होता, कोई भी जो इंटेलिजेंस होती है वो किसी ना किसी टास्क पर फोकस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा उस टास्क में कैसा परफॉर्म करता है, इस पर डिपेंड करती है उनकी इंटेलिजेंस। तो आप ये पहले से ही नहीं कह सकते कि हाँ भाई ठीक है, किसी के अंदर जनरल इंटेलिजेंस होती है, किसी के अंदर स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक होगी लेकिन वो पर्टिकुलर टास्क को लेकर स्पेसिफिक होगी। तो कह सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि जो कॉमन एलिमेंट होता है, जो एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट होता है, वो इंडिविजुअल के अंदर नहीं होता, किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होता, बल्कि उस टास्क के अंदर होता है, या फिर उस कार्य के अंदर होता है, उस कार्य के नेचर के अंदर होता है जो हम उसको देते हैं। तो ये इनका मानना था, और उस टास्क में परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो कि स्पेसिफिक होती है। तो इन्होंने बेसिकली परफॉर्मेंस की ज्यादा बात की थी थॉर्नडाइक ने, जबकि स्पीयरमैन जो है परफॉर्मेंस की कम बात करते हैं। और ये यहाँ पर वर्बल का मतलब ये मत सोचिए कि बोलते जाएंगे, यहाँ पर बेसिकली कॉग्निशन हो गया, थिंकिंग प्रोसेस हो गया, इन सब फैक्टर्स पर ज्यादा स्पीयरमैन की थ्योरी डिपेंड करती है। तो इसीलिए इस यहाँ पर वर्बल इज टू परफॉर्मेंस इज बेस्ट। देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जैसा नहीं है, दोनों में ही क्वालिटी की बात है, दोनों ही कल्चर की बात करते हैं कि कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब कल्चर फ्री तो इनकी थ्योरी भी नहीं थी। फिर इनेट, स्पीयरमैन ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि भाई इनेट होती है, इस पे कल्चर का कोई रोल नहीं होता है, वो बायोलॉजिकल बेसिस प्लस कल्चर फैक्टर दोनों की बात करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following cannot be criteria while designing curriculum? तो करिकुलम डिजाइन करने के लिए कौन सा इनमें से क्राइटेरिया नहीं होगा? एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट एग्जामिनेशन, एबिलिटीज ऑफ द लर्नर्स, एस्पिरेशंस ऑफ द लर्नर्स।
देखो अब जब हम एक करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या बनाते हैं तो हमें पता है कि हमें लर्नर सेंटर्ड तो बनाना ही होता है कि शिक्षार्थी को हमें ध्यान रखना है, लेकिन हम ये कभी ध्यान नहीं रखते कि बच्चे के अभिभावक का क्या शैक्षणिक स्तर है, वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसका टीचर रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है भाई, और बच्चा खुद। लेकिन वो पेरेंट्स का हम वहां पर ये नहीं कहेंगे कि उनका एजुकेशन लेवल इतना होना चाहिए, वरना फिर हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर तो कभी पढ़ ही नहीं पाएगा, वो वाली बात होती है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ इफेक्ट इम्प्लाइज। तो अगेन थॉर्नडाइक का लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव के नियम। इसका अर्थ क्या होता है? देखो प्रभाव का इफेक्ट क्या होता है, कोई कार्य हुआ उसका इफेक्ट क्या रहा, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव होगा तो आप उस कार्य को दोबारा करना चाहेंगे, नेगेटिव होगा तो आप उस कार्य से बचेंगे, आप करना ही नहीं चाहेंगे। तो यहां पर ये बताना है आपको इसका मतलब क्या हुआ। तो लर्निंग और अनलर्निंग ऑफ ए रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन इट प्रोवाइड्स। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मस्ट बी अप्लाइड फॉर राइट रिस्पॉन्सेज, ये नहीं होगा, इनकी ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थी। द फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस द लर्नर मस्ट हैव ए मोटिव एंड ए गोल क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड, ये भी नहीं होगा। हम यहाँ पर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि परिणामों की बात कर रहे हैं, कंसिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक पनिशमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए कि लर्निंग होगी या नॉन लर्निंग होगी किसी भी रिस्पॉन्स से, वो डिपेंड करता है कि सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है। अगर मेरे को एक काम करने से मुझे लगता है कि मेरा काम सफल नहीं हुआ, यानी मैं बार बार उस चीज को कर रही हूँ, नहीं इफेक्ट आएगा ही नहीं, मैं उस काम को छोड़ दूंगी। अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उसका कोई फ्रूटफुल नहीं लगेगा, मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मुझे बहुत फायदा होगा, मैंने कोई काम किया और मुझे उसके बदले में बहुत सारे पैसे मिले, तो आई विल रिपीट दैट टास्क सो दैट आई कैन अर्न मनी। मतलब सबका यही होता है ना कि आपसे किसी ने बोला कि ठीक है भाई आपको मतलब कुछ भी कह दिया कि आपको 5 लेटर लिखने हैं मेरे लिए, ठीक है, और उन 5 लेटर के बदले में मैं आपको सपोज 5000 रुपीज दूंगा या दूंगी, जो भी क्या, तो आप लिखेंगे उसको क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मनी तो आ रही है कम से कम। तो वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि वो कार्य रिपीट होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट होता है द इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी की बात हो रही है, हैज नॉट बीन एबल टू गेन मोमेंटम इन इंडियन रूरल स्कूल्स। जो भारतीय ग्रामीण स्कूल्स होते हैं वहां पर इसको अभी तक मोमेंटम यानी कि गति नहीं मिली है। ऐसा क्यों है, मतलब वहां पर क्यों ये कम यूज हो रही है? रूरल एरियाज में पावर फेलियर होता है ज्यादातर समय पे, तो मतलब ये वाली बात है। एक रूरल पॉपुलेशन इज नॉट ए वेरी फेवरेबल माइंडसेट, या फिर वहां के लोग सोच के बैठे हम आईसीटी से पढ़ाएंगे ही नहीं, या फिर कॉस्टली अफेयर है, मतलब आईसीटी में बहुत महंगा पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज, या फिर इसमें हमें टर्मिनोलॉजीज लर्न करनी पड़ती है। तो डी तो हटा दो क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल इश्यूज की ज्यादा बात करेंगे। कंप्यूटर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, तो आपको करना आता है तो टर्मिनोलॉजी से मतलब नहीं होता है, ठीक है। रूरल लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, ये भी नहीं हम मानकर चलेंगे। तो बी भी कट गया आपका, डी भी कट गया। अब पहला और तीसरा, अब देख लो पहले तीसरे में से क्या होगा। पावर फेलियर कोई रीजन नहीं होता है कि भाई वहां पे बिजली नहीं रहती है, बिजली बार बार चली जाती है, जबकि आज तो हम कह रहे हैं ना कि हर घर बिजली योजना जो भी है स्कीम्स चली हुई हैं, तो पावर का तो इश्यू नहीं होना चाहिए, एंड स्पेशली स्कूल में। यहाँ पर ये कॉस्टली अफेयर कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो है शायद बहुत पैसा लगता है इन चीजों के ऊपर, तो वहां हो सकता है कि आईसीटी को थोड़ा सा कम तवज्जो दिया जाता है, मे बी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट भी, अगर आप देखेंगे गांव के स्कूल में, और एक सिटी का स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, और एक गांव का स्कूल है, विलेज का है। हमें पता है हमें आईसीटी का फैसिलिटी देनी है, लेकिन सबको पता है कि आप सिटी में लगवाएंगे, सबसे पहले कैमरास लगेंगे, सबसे पहले सिटी वाले में लगेंगे, सब देखने आएंगे ये, तो आप पैसा वहीं खर्च करेंगे। गांव तक तो बहुत बाद में वो चीजें पहुंचती है, और फिर फंड्स भी जो है पंचायत के थ्रू, एमसीडी के थ्रू जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है गाँव में। तो ये कॉस्टली अफेयर होता है, इसलिए आईसीटी वहां पर थोड़ा सफल नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड बाय। तो जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जो मतलब डीएड बीएड जो भी होता है स्पेशल एजुकेशन में, वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है ना। तो इसमें एनसीटी है, जो आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज मोस्टली एनसीटी कराता है। फिर एनसीईआरटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है सोशल डिफेंस की, तो ऑप्शन नंबर सी आप हटा सकते हैं। या फिर आरसीआई है, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखिए ये स्पेशल एजुकेशन जो है इसको रेगुलेट करती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। ये कोर्सेज कराती है, डीएड कराती है स्पेशल एजुकेशन में, बीएड भी कराती है स्पेशल एजुकेशन में। तो आरसीआई से ये सारे रेगुलेट होते हैं और रिकॉग्नाइज्ड भी वहीं से होते हैं। अगर आप नॉर्मल टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो वो सारे एनसीटी से होते हैं, आपकी डाइट हो गई, आपकी बीएलएड बीएड जो भी होगी, जो नॉर्मल वाली है। लेकिन अगर स्पेशल एजुकेशन की बात आए तो फिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है।
तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस, मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं लगे। टीजीटी का था, हालांकि एक लेवल पीआरटी से अप था, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप बार बार स्टडी करेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है ना। ये बहुत ही सारे एप्लीकेटिव थे, थोड़े से थियोरी बेस्ड ज़्यादा नहीं थे, एप्लीकेटिव ज़्यादा थे। तो आई होप कि आप अपना जो ये लेवल है थोड़ा क्वेश्चंस का, इन्हीं लेवल्स के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही मच बेटर होगी आपकी तैयारी। एंड ये भी 10 क्वेश्चंस ही है, अगले 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।